फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स क्लासेस। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लिटरेचर वाले पोर्शन की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है रोमांटिसिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन, रोमांटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ, रोमांटिसिज्म कब एंड हुआ, रोमांटिसिज्म मूवमेंट की मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और मेजर राइटर्स कौन कौन हैं और उनकी कौन कौन सी मेजर बुक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोमांटिसिज्म है क्या। आप सबने रोमांटिक वर्ड तो सबने सुना ही होगा, लेकिन रोमांटिक वर्ड का मतलब सिर्फ लव से नहीं था। रोमांटिक मूवमेंट एक लिटरेरी मूवमेंट था जो लॉजिक और रीज़न से हटकर, लॉजिक और रीज़न से दूर आदमी की इमोशंस, इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को फोकस करता था, लॉजिक और रीज़न से हटकर। यानी कि इन लोगों का मानना था कि भाई नेचर हमें सिखाती है, लॉजिक और रीज़न कुछ नहीं होता, हम तो नेचर के अंदर बैठकर, नेचर के साथ बैठकर, नेचर से बात कर नेचर को एक्सपीरियंस करके, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो नेचर ही हमारे लिए टीचर है। इनके लिए माउंटेन्स, रिवर्स और ट्रीज, नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सब ये क्या करते थे, एज अ टीचर मानते थे कि भाई हमें तो नेचर से सीखने को मिलता है, लॉजिक रीजन जैसा हमारे लिए कुछ नहीं है। तो भाई ये था रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट का मतलब एटीट्यूड टू राइट अ लिटरेचर, टू राइट अ लिटरेरी पीस, कि किस एटीट्यूड के साथ वो कोई लिटरेरी पीस लिख रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ वो, किन थीम्स के साथ में वो कोई बुक लिख रहे हैं, कोई पोइट्री लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसकी थीम क्या है, उसमें किस तरह के एटीट्यूड का उन्होंने यूज़ किया है, वो हो गया अपना लिटरेरी मूवमेंट। और जो रोमांटिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट था, इनमें इनकी थीम मोस्टली रहती थी लव, नेचर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल इमोशंस, rather than लॉजिक और रीज़न। तो रोमांटिक जो मूवमेंट था, ये जो एटीट्यूड था लिटरेचर लिखने का, ये जो मूवमेंट था, इसकी शुरुआत होती है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की एक बुक पब्लिकेशन के साथ में। बुक का नाम था लिरिकल बैलेड। बुक पब्लिश कब होती है, 1798 में। पब्लिश कौन करवाता है, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज मिलकर। लिरिकल बैलेड एक बुक है जो 1798 में पब्लिश होती है, पब्लिश करवाते हैं वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। इसके पब्लिकेशन के साथ ही अपने इस लिटरेरी मूवमेंट की शुरुआत होती है। याद रखिए, लिरिकल बैलेड इज इक्वल टू लॉन्च बटन। किसका भी लॉन्च बटन, रोमांटिसिज्म का लॉन्च बटन। और इसका एंड होता है अराउंड 1837, जब क्वीन विक्टोरिया आती है और विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि भाई ये एटीट्यूड लिटरेचर लिखने का जो था, ये मूवमेंट जो था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे, मेन थीम क्या क्या थी। सबसे पहला अपना आता है लव फॉर नेचर। इन लोगों का मानना था भाई हमारी तो प्रकृति ही, नेचर ही हमारी टीचर है, नेचर से हमें प्रेम है, नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है। नेचर को एज ए लिविंग टीचर लेते थे और एज ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड विजडम मानते थे कि हमें तो विजडम भी कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है, हम तो नेचर को ही ब्यूटीफुल मानते हैं और नेचर ही हमारे लिए क्या, टीचर है। सेकंड इनकी थीम रहा करती थी पावर ऑफ इमेजिनेशन। इनका फोकस रहता था ड्रीम्स पर, यानी कई बार तो ये ड्रीम्स देखते थे, उठकर इन्हीं ड्रीम्स को किस में बदल देते थे, पोइम्स में बदल देते थे। जैसे अपने राइटर थे एस.टी. कोलरिज, ड्रीम को ही पोइम्स के रूप में लिख देते थे। यानी इमेजिनेशन इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो हमारी कल्पनाएं हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, ना कि तर्क। तर्क के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, लॉजिक और रीज़न तो कुछ है ही नहीं। हम किस पे फोकस करेंगे, इमेजिनेशन पे फोकस करेंगे। यानी जो ड्रीम में आया, जो इमेजिनेशन में आया, वही इनके लिए क्या है, क्रिएटिविटी है। और अपनी पोइम्स में सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि घोस्ट हो गया, मैजिक हो गया, स्ट्रेंज वर्ड्स, ये इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे, ना कि लॉजिक और रूल्स का। जैसे क्लासिकल पीरियड में रूल बाउंड पोइट्री लिखी जाती थी कि भाई इतने मीटर होना, इतना मीटर, ऐसा मीटर होना चाहिए, इतने सिलेबल होने चाहिए, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये उन चीज़ों को नहीं मानते थे।
थर्ड इनका था इंडिविजुअलिज्म। ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे, यानी कोई व्यक्ति जो पर्सन है ये इंडिविजुअली क्या फील करता है, इसके इमोशंस क्या हैं और इसके थॉट्स क्या हैं, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस करते थे रेदर देन पूरी सोसाइटी के बारे में सोचकर, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक उसके पर्सनल इमोशन, उसके पर्सनल थॉट्स, उसकी फ्रीडम पे एम्फोसिस करते थे। नेक्स्ट था चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। इनका मानना था कि बचपन जो है वो आइडियल स्टेट है, बचपन है वो है डिवाइन स्टेट, वही प्योरिटी है, वही डिविनिटी है। तो चाइल्डहुड को एज अ प्योर एंड आइडियल स्टेट ये मानते थे। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड एंड मेलंकली। सॉलिट्यूड और मेलंकली, एकांत और दुख, ये भी इनकी पोइट्री की थीम्स हुआ करती थी। यानी ये पोइट्स खुद जंगलों में जाकर अकेले बैठकर पोएम्स लिखा करते थे। रिफ्लेक्शन ऑन सैडनेस, लोनलीनेस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेकंड नेक्स्ट है अपना आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैंने अभी बताया कि भाई क्लासिकल पीरियड में जो रूल बाउंड पोइट्री लिखी जाती थी, इन्होंने उस ट्रेडिशन को क्या किया, ब्रेक किया और न्यू आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। यानी कि इन्होंने सिंपल लैंग्वेज लिखना शुरू किया, जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है उसको लिखना शुरू किया, कॉमन पीपल की फीलिंग्स को इन्होंने यहाँ पे यूज़ करना शुरू किया। नेक्स्ट था रिबेलियन और रिवोल्यूशन। यानी इन लोगों का मानना था कि हम पोइट्री की मदद से क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, हम सोसाइटी में रेवोल्यूशन कर सकते हैं, सोसाइटी को बदल सकते हैं। तो ये रेवोल्यूशन लाना कैसा चाहते थे, रिबेलियन करके। ये रिबेलियन टाइप के पोइट्स थे। आगे हम पढ़ेंगे कौन था रिबेलियन पोइट यहाँ पे और कौन था रेवोल्यूशन वाला पोइट। पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सपोर्ट फॉर द ऑप्रेस्ड, बायरन और शैली। बायरन थे रिबेलियन पोइट और शैली थे अपने रेवोल्यूशनरी पोइट। इनको अपन अगली वाली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई मेजर रोमांटिक पोइट्स कौन कौन थे। मेजर रोमांटिक पीरियड में अपन को पोइट्री वाली फॉर्म ही देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि भाई रोमांटिक मेजर पोइट्स कौन कौन थे और मेजर उनके वर्क्स कौन कौन से थे। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1,80,000 माइल्स वॉक पर चले थे। यानी इन्होंने इतनी लंबी वॉकिंग की थी। ये अपन ऑलमोस्ट देखें तो अर्थ की जो पूरी दूरी है, अर्थ की जो पूरी वॉकिंग डिस्टेंस है उसका 7 टाइम्स है। यानी अगर अपन अनुमान लगाएं तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब 5 साल के थे तब से लेकर अगर ये दिल्ली चले हैं तो दिल्ली इनके हिस्से में आता है 6.5 माइल्स। और ये जो वॉकिंग ये करते थे, इनका पर्पज़ हेल्थ भी इशू नहीं था कोई भी, मेरे को हेल्थ सही करनी है इसलिए मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ। इनका मानना था कि जब मैं नेचर में वॉक करता हूँ, नेचर के साथ रहता हूँ, नेचर से बातें करता हूँ, नेचर में घुलता मिलता हूँ, तो मुझे मेरी पोइट्री के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। मैं नेचर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मुझे मेरी पोइम्स लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। इनकी एक पोइम है डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स उन्होंने ऐसे ही वॉक करते करते इनके दिमाग में आइडिया आया था कि मुझे ये पोइम लिखनी है। ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में थे और एक वैली के किनारे वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते इसे एक झुंड में बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं डैफोडिल के। इन फूल को देखकर इनको आइडिया आता है कि मुझे इसके बारे में पोइट्री लिखनी है। तो डैफोडिल्स इनकी एक पोइम है और दूसरी इनकी पोइम है, आप याद रखेंगे, टिंटर्न एबे। इनको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पोइट ऑफ नेचर किसे कहा जाता था, विलियम वर्ड्सवर्थ को। सेकंड है अपना एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ओपियम ईटर थे। ओपियम ईटर यानी अफीम खाने वाले, अफीम के आदि, एक नंबर का अफीमची था। अफीम खाता था, पूरे दिन सोता रहता था, ड्रीम्स देखता था और उठकर उन्हीं ड्रीम्स को क्या कर देता था, पोइट्री में लिख देता था। अब ड्रीम्स में तो कुछ भी दिख सकता है अपन को, सुपर नेचुरल है ना। आज यहाँ कुछ कहानी स्टार्ट हो रही है, 5 सेकंड बाद में अपन को लगता है कि अपन ये कहाँ आ गए, कहानी के अंदर दूसरी कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो ये सपने देखते थे और सपनों को ही पोइट्री का रूप दे देते थे। तो इनकी पोइट्री हमें कैसी देखने को मिलती है, सुपर नेचुरल और ड्रीम लाइक पोइट्री।
फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक बार लिखना शुरू किया था कुबला खान, और इनका मानना था, इनका क्लेम था कि ये कुबला खान उन्होंने पहले ड्रीम में देखी थी और फिर उन्होंने ये पोइट्री लिखना शुरू किया था। मानना चाहते हैं कि कुबला खान एक फ्रैगमेंट है, यानी ये पूरी पोइट्री नहीं है, पूरी पोइम नहीं है, ये एक टुकड़ा है। और ये जब ये पोइम लिख रहे थे तभी पोरलोक नाम के गांव से, इंग्लैंड में पोरलोक नाम का गांव है, वहाँ से कोई आदमी आ जाता है इनसे मिलने के लिए, गेस्ट आ जाता है, और ये इंटरप्ट हो जाती है पोइट्री, और पूरी ये वापस कभी इसको पूरा नहीं कर पाते। अब आजकल एक इडियम भी बन गया है, पर्सन फ्रॉम पोरलोक, जिसका मतलब होता है अनवांटेड इंटरप्शन। पोरलोक, अनवांटेड इंटरप्शन। नेक्स्ट है अपने लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के लिए, बायरन से आप याद रखना रिबेलियन, बहुत ही रिच, हैंडसम और स्कैंडलस पर्सनालिटी के बंदे थे। लाइफ थी इनकी बहुत ही ड्रामेटिक, फुल ऑफ लव अफेयर्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। अपने कॉलेज वाले रूम में एक पेट रखा करते थे, पेट के तौर पे रखा करते थे बियर को। क्यों भाई? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की में ये पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों का बैन था कि आप एक जानवर पेट नहीं रख सकते, पेट डॉग नहीं रख सकते, लेकिन इनको तो क्या करना था, रिबेलियस थे ये, रिबेल करना था इनको, तो विद्रोह करना था, रूल्स तोड़ने थे, तो उन्होंने वो पेट रखा। तो लॉर्ड बायरन के आप याद रखोगे, इनकी मेन फीचर क्या था, ये रिबेलियस पोइट थे, पैशनेट थे एंड रिबेलियस हीरो थे। इनकी एक पोइट्री है, पोइम है, याद रखोगे, शी वॉक्स इन ब्यूटी। नेक्स्ट है अपने पीबी शैले। पीबी शैले रेवोल्यूशनरी, इनका मानना था कि भाई मैं पोइट्री के ज़रिए क्या कर सकता हूँ, सोसाइटी में चेंज ला सकता हूँ, सोसाइटी में रेवोल्यूशन ला सकता हूँ। ये थे रेवोल्यूशनरी पोइट। और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है अपने जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने देखो भाई डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी, लेकिन पोइट्री लिखने के लिए इन्होंने ये डॉक्टर वाली पढ़ाई को छोड़ दिया, मेडिकल लाइन को छोड़ दिया और पोइट्री वाली लाइन में आ गए। हालांकि 25 ईयर की उम्र में ही इनकी डेथ हो जाती है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन इनका नहीं रहता है। फिर भी इन्होंने इतनी पोइम्स लिख दी थी, इतनी अच्छी पोइम्स लिख दी थी, आज इनका रिकॉग्निशन है, आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और इनकी एक फेमस लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। यानी जब हिंदी में, संस्कृत में अपन लाइन बोलते हैं, सत्य शिव और शिव सुंदर है, दैट टाइप ऑफ लाइन। तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ पोइट थे, ये मानते थे कि पोइट्री ही क्या है, ब्यूटी है, आर्ट ही क्या है, ब्यूटी है। अब पोइट्री के अलावा कुछ और चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, प्रोज में और नॉवल में। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे अपने, मैरी शेली, जैन ऑस्टिन, विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम। मैरी शेली का एक फेमस नॉवल है फ्रैंकनस्टीन। इसमें गोथिक हॉरर को साइंस के साथ और इमोशन के साथ कंबाइन किया गया है। नेक्स्ट है अपने जॉन ऑस्टिन का फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज। हालांकि ये रोमांटिक नहीं थी, लेकिन फिर भी इस एज का एक पार्ट है। विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैन अपने रोमांटिक एसेइस्ट थे, यानी ऐसे लिखने का काम करते थे। ये था अपना रोमांटिसिज्म। अब एक क्विक रिवीजन हम अपने इस स्लाइड में देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें इमोशन को, नेचर को, फ्रीडम को, इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। रोमांटिसिज्म शुरू होता है 1798 में लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ। लिरिकल बैलेड पब्लिश किसने करवाई भाई? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने करवाई। एंड कब होता है? विक्टोरियन एज की शुरुआत के साथ, जब क्वीन विक्टोरिया 1837 में क्वीन बनती है। मेजर पोइट्स हैं अपने वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शेली और कीट्स। कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड कौन कौन क्या क्या कीवर्ड्स अभी? नेचर, इमोशन, इंडिविजुअल, इमेजिनेशन और फ्रीडम। Romanticism began in 1798 with the publication of lyrical ballad by Wordsworth and Coleridge. Romantic period rejected industrialization and embraced nature. They believed in return to nature. यानी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया? रिजेक्ट किया और नेचर को एम्ब्रेस किया। कहने का मतलब 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है और
ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट करते। क्यों? क्योंकि ये नेचर लवर थे भाई, इनको नेचर पसंद थी, और इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोग सिटीज़ की तरफ जा रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही थी, नेचर को नुकसान हो रहा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और नेचर को एम्बरेस करते हैं और रिटर्न टू नेचर में बिलीव करते हैं। भाई नेचर की तरफ लौटो, नेचर से ही सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और कुछ कहीं भी कुछ नहीं है। अब है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ईयर इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर? ऑप्शन नंबर 1 1776, 1798, 1800, 1837, एंड द करेक्ट आंसर इज 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ में, लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन किसने करवाया? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज नॉन एज द पोइट ऑफ नेचर? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ और पी.बी. शेली। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म? निम्न में से कौन सा रोमांटिसिज्म का फीचर नहीं है? एम्फेसिस ऑफ इमोशन हमने पढ़ा था, ये इमोशन को पे एम्फेसिस करते थे इंडिविजुअल के। एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, अभी हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। लव फॉर नेचर था ही, इंडिविजुअल इमेजिनेशन था ही, तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थी अपनी रोमांटिसिज्म की इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।